अगर आप चुंबक को तांबे की पाइप में गिराते हैं, तो ऐसा लगता है उस पर प्रतिरोधी बल है। तांबा गैर चुंबकीय होने के बावजूद चुंबक उसमें विद्युत धाराएं उत्पन्न करते हैं, जिन्हें एडी करंट्स कहा जाता है। एडी करंट्स तांबे में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, जो स्थायी चुंबक का विरोध करता है, जैसे चुंबक और तांबे के बीच कोई अदृश्य बिना संपर्क वाला घर्षण बल हो। अब मेरी योजना है कि मैं एक धातु की डिस्क और चुंबकों से भरी एक दूसरी डिस्क का उपयोग करूं, जिन्हें एक दूसरे के बहुत करीब लगाया जाए, ताकि किसी तरह का चुंबकीय क्लच बनाया जा सके। साइकिल का गियर बदलने के लिए मैंने शुरुआत की अपनी सीएनसी राउटर से दो डिस्क काटकर, एक एल्यूमीनियम से और एक तांबे से। मुझे नहीं पता कि इस काम के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है। मेरे हिसाब से तांबा एल्यूमीनियम से ज्यादा प्रवाहकीय है, लेकिन गूगल एल्यूमीनियम को बेहतर बताता है और एक रिसर्च पेपर भी दिखाता है। अक्सर एडी करंट डेमोन्स्ट्रेशन में तांबे की पाइप इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये प्लम्बिंग स्टोर्स में आसानी से मिलती है। हाल ही में वेरिटेसियम ने एक वीडियो में दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबक के बारे में बताया, जिसमें वे तांबे और एल्यूमीनियम की शीट को एक साथ एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में गिराते हैं। एल्यूमीनियम शीट धीरे गिरती है, जिससे अधिक प्रतिरोधी बल का पता चलता है। मैंने टेस्ट रिग के लिए 3D प्रिंटेड एक्सेल बनाया ताकि डिस्क्स आसानी से घूम सकें। अब मैं डिस्क के दोनों ओर बिना किसी संपर्क के चुंबक लगा सकता हूं। मैं एक डोरी से वजन लटकाकर डिस्क पर लगातार टॉर्क दे सकता हूं, जिससे चुंबकों से पैदा होने वाले प्रतिरोध को ठीक से मापा जा सकता है। संदर्भ के लिए, यह गिरने की गति चुंबकों के साथ और बिना है। गैर चुंबकीय परीक्षण फ्री फॉल से धीमा इसलिए है क्योंकि उसे डिस्क की जड़ता पार करनी होती है। एल्यूमीनियम और कॉपर की तुलना कैसे होती है? कॉपर की ब्रेकिंग फोर्स सबसे बेहतर है, क्योंकि इसकी डिस्क एल्यूमीनियम से 38% धीमी घूमती है। यह सही है, क्योंकि कॉपर एल्यूमीनियम से करीब 54% ज्यादा विद्युत चालक है। लेकिन वेरिटेजियम वीडियो में कॉपर शीट के तेज गिरने का कारण शायद इसका वजन एल्यूमीनियम से 3 गुना ज्यादा होना है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिरोध बढ़ सकता है, लेकिन शीट का वजन भी परिणामों पर असर डालता है। असल में, अगर मैं परीक्षण बिना मैग्नेट के करूं, तो भारी डिस्क की जड़ता के कारण कॉपर ही जीतेगा। इसी वजह से मैं डिस्क की आरपीएम केवल उतरने के अंत में ही मापता हूं, जब डिस्क ने पूरी तरह से गति पकड़ ली होती है और वो एक स्थिर गति से घूम रही होती है। मेरे पास उपलब्ध मटेरियल्स में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से कॉपर सबसे अच्छा है। हालांकि एल्यूमीनियम की कीमत 6 गुना कम और वजन 3 गुना कम है, इसलिए वह अन्य जगहों पर बेहतर विकल्प हो सकता है। अगला कारक जिसे ध्यान में रखना है, वो है मैग्नेट की दिशा। इस पहले टेस्ट में मैंने सभी मैग्नेट्स को उनके पोल्स को एक दिशा में लगाकर रखा है, ताकि नॉर्थ फेस कैमरे की तरफ हो। लेकिन अगर मैं एक सेट के मैग्नेट्स को पलट दूं, तो हमारे पास नॉर्थ साउथ नॉर्थ कॉन्फ़िगरेशन होगा। यह डिस्क को धीमा करता है, क्योंकि कॉपर डिस्क में एडी करंट्स चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव से बनते हैं। जब मैग्नेट्स को उलटकर लगाया जाता है, तो कॉपर में और मजबूत एडी करंट्स बनते हैं, जिससे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। मैं अगला ये टेस्ट करना चाहता था कि ये छोटे क्यूब मैग्नेट्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं इन्हें डिस्क के किनारे के चारों ओर और पास-पास लगा सकता हूं, और ये इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं कि मुझे लगता है हमें वजन बढ़ाने की जरूरत है। मैंने क्यूब मैग्नेट्स को चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी आजमाया, लेकिन इसका प्रदर्शन और भी खराब लगा। मैं पुराने प्रोजेक्ट्स के मैग्नेट्स इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए अब नए मैग्नेट्स ढूंढने होंगे। ऑनलाइन मुझे 10 मिलीमीटर के क्यूब मैग्नेट्स सबसे अच्छे लगे, जो 8 मिलीमीटर वाले से बेहतर हैं, इसलिए मैंने 200 ऑर्डर किए। टेस्ट रिग पर लगाने पर इनका प्रदर्शन छोटे मैग्नेट्स जैसा था, जबकि इनका वॉल्यूम 200% ज्यादा था। इससे मुझे लगा कि शायद मैग्नेट्स की क्वालिटी टेस्ट नतीजों को प्रभावित कर रही है। गूगल पर सर्च से पता चला कि नियोडीमियम मैग्नेट्स के कई ग्रेड्स होते हैं और ये शायद निचले ग्रेड के हैं। तो मैंने इधर-उधर खोजबीन की ताकि N52 ग्रेड के मैग्नेट्स का कोई भरोसेमंद विक्रेता मिल सके, जो सबसे मजबूत माने जाते हैं। उनकी कीमत दोगुनी थी, लेकिन वजह साफ थी। जब मैंने सस्ते मैग्नेट्स को अपनी बेंच वाइस पर लगाया, तो मैं उसके नीचे एक 1.2 किलोग्राम का वजन लटकाने में कामयाब रहा। N52 ग्रेड मैग्नेट से वह 2.5 गुना ज्यादा वजन पकड़ सकता था। मैंने नए मैग्नेट्स के लिए माउंट प्रिंट किया और आप देख सकते हैं, ये इतनी रेजिस्टेंस देते हैं कि डिस्क मुश्किल से हिलती है।
अब जब हमें पता है कि ये मैग्नेट्स और कॉपर डिस्क मिलकर ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स बनाते हैं, तो इसे साइकिल पर कैसे लगाएंगे? मेरा शुरू में प्लान था कि कॉपर डिस्क को पिछले पहिए की स्पोक्स पर माउंट करूं, जैसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स में पुली लगाई थी। लेकिन समस्या ये है कि स्पोक्स प्रिसीजन माउंटिंग के लिए नहीं बने, इसलिए कॉपर डिस्क को बिल्कुल सीधा घुमाना मुश्किल होगा, ताकि वो मैग्नेट्स के गैप से न टकराए। दूसरा विकल्प है कि सब कुछ हब के उस थ्रेड पर माउंट हो जो सिर्फ एक स्प्रॉकेट के लिए बना है। तो हमें इस 12.5 मिलीमीटर चौड़े थ्रेड में एक कॉपर डिस्क, मैग्नेट से भरी एक डिस्क और एक स्प्रॉकेट फिट करनी है, जिसमें दो अलग-अलग डायमीटर और थ्रेड डायरेक्शन भी हैं। इनमें सबसे बड़ा डायमीटर एक स्टैंडर्ड साइकिल इंपीरियल थ्रेड है, जिसकी डायमीटर 1.37 इंच है और प्रति इंच 24 थ्रेड्स हैं। इससे चीजें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि मैं इस थ्रेड को सही से मशीन नहीं कर सकता। सौभाग्य से फॉर्म लैब्स ने फॉर्म 3 प्लस प्रिंटर और रिजिड 4K रेजिन भेजी है। यह 3D प्रिंटर यूवी लेजर से रेजिन को क्योर करता है और ये मेरे दूसरे 3D प्रिंटरों की तुलना में कहीं ज्यादा सटीक और उम्मीद है कि मजबूत पार्ट्स बनाने की सुविधा देता है। प्रिंट पूरा होने पर उसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ कर यूवी क्योरिंग करनी होती है, ताकि पार्ट मजबूत बन सके। बस सपोर्ट तोड़ें। हमारे पास कॉपर डिस्क के लिए एक माउंट है, जिसमें फाइन हब थ्रेड्स प्रिंट हैं। हब पर थ्रेड करने पर माउंट सीधा दिखता है, लेकिन सवाल है, क्या यह मजबूत है? मुझे पता है कैसे जांचना है, क्योंकि मैंने इसी रेजिन से रियर स्प्रॉकेट भी प्रिंट किया है, ताकि देखूं क्या यह चेन के टॉर्क को पतले थ्रेड्स के घिसे बिना संभाल सकता है। हैरानी की बात है कि यह लगभग 1 मील की समतल और हल्की चढ़ाई वाली राइडिंग में अच्छी तरह काम किया, जब तक कि यह नहीं हुआ। यह प्रोजेक्ट के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन इससे मुझे उपयोगी जानकारी मिली। फुटेज से साफ है कि दरारें स्प्रॉकेट के दांतों से शुरू होकर हब की ओर बढ़ीं, जिससे लगता है कि समस्या हब नहीं बल्कि स्प्रॉकेट के डिजाइन में थी, क्योंकि इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती और फिर भी चेन के साथ ठीक से फंस सकती। अब अगला कदम एक बड़ी तांबे की डिस्क काटना है, जो मैग्नेटिक क्लच के दो हिस्सों में से एक होगी और सीधे रियर व्हील को चलाएगी। हमें कई मैग्नेट्स चाहिए होंगे जो फ्रीली स्पिनिंग हब पर लगेंगे और चेन उन्हें घुमाएगी। असल में कितने मैग्नेट्स चाहिए? मैं वापस टेस्ट रिग पर गया और इस पानी के कंटेनर का इस्तेमाल एक्सल से लटकने वाले वजन को बदलने के लिए किया, जिससे डिस्क पर लगने वाला टॉर्क सीधे बदलता है। और इससे पता चला कि डिस्क की आरपीएम उस पर लगाए गए टॉर्क के अनुपात में होती है। अगर हम टॉर्क बनाम आरपीएम का ग्राफ बनाएं, तो सीधी रेखा मिलती है। अगली चीज जिसे टेस्ट करना है वो ये है कि मैग्नेट्स की संख्या से आरपीएम पर क्या असर पड़ता है। तो हर टेस्ट में मैग्नेट सेट्स की संख्या अलग-अलग थी और हर सेट में 4 मैग्नेट थे, क्योंकि मेरे पास आगे 2 और पीछे 2 मैग्नेट हैं। और यह परिणाम रैखिक नहीं था, तो मैग्नेट्स की संख्या बढ़ाने से आरपीएम उसी अनुपात में कम नहीं हुआ। लेकिन पहले टेस्ट से हमें पता है कि वजन सीधे तौर पर आरपीएम से जुड़ा है, तो हम असल में हर मैग्नेट सेट के लिए 100 आरपीएम तक पहुंचने के लिए जरूरी वजन की गणना कर सकते हैं। अब हमें एक स्थिर आरपीएम मिलता है, जिसमें टॉर्क बदलता रहता है और इसका उपयोग डिसिपेटेड पावर की गणना में होता है। 100 आरपीएम पर पावर ग्राफ सीधी रेखा बनाता है। इसका मतलब है कि क्लच से पावर ट्रांसफर मैग्नेट्स की संख्या पर निर्भर है, न कि आरपीएम पर। मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर ढूंढा, जिससे बाइक की स्पीड के हिसाब से जरूरी पावर पता चलती है। अगर हम 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलें, तो करीब 68 वॉट पावर चाहिए होगी। टेस्ट से पता चला कि 5 सेट मैग्नेट्स 100 आरपीएम पर 7.8 वॉट पावर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि मुझे 44 सेट मैग्नेट्स की जरूरत होगी, और क्योंकि हर सेट में 4 मैग्नेट्स होते हैं, तो कुल मिलाकर 176 मैग्नेट्स चाहिए होंगे। लेकिन इसमें एक पेंच है। यह 100 आरपीएम कॉपर और मैग्नेट्स के बीच की स्पीड डिफरेंस है, जो कि 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर है। रियर व्हील और इसलिए कॉपर डिस्क 135 आरपीएम पर घूम रही होगी, तो मैग्नेट्स को उससे 100 आरपीएम ज्यादा, यानी 235 आरपीएम की स्पीड से घूमना होगा। यह सुनने में ज्यादा लग सकता है,
लेकिन बाइक के स्प्रॉकेट रेशियो से मुझे स्पीड का अंतर बनाए रखने के लिए सिर्फ लगभग 84 आरपीएम पर पेडल मारना होगा, जो संभव है। मुझे पता चला कि 100 के पैक में मैग्नेट्स सस्ते मिलते हैं, तो सेफ्टी के लिए 200 ऑर्डर कर दिए। लगता है उनका सारा स्टॉक खत्म हो गया। 200 मैग्नेट से 50 सेट्स बनेंगे, जो कॉपर डिस्क की परिधि पर सही से फिट होंगे। मैंने अडेप्टर पर बेयरिंग्स प्रेस फिट किए, जो हब के छोटे थ्रेड से मेल खाते हैं। ये बेयरिंग्स रियर स्प्रॉकेट में लगाए जा सकते हैं, जिसमें मैग्नेट्स के लिए माउंटिंग होल्स वाली एक और डिस्क है, जिसे मैंने एल्यूमीनियम शीट से काटा है। जब सब कुछ बाइक पर जुड़ जाता है, तो इसे समझना आसान हो जाता है। चेन एल्यूमीनियम डिस्क घुमाती है, जिसमें 200 मैग्नेट्स लगेंगे, और बेयरिंग्स के कारण इसका रियर व्हील या कॉपर डिस्क की घुमाव से संबंध नहीं रहेगा। पैडल और रियर व्हील स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, और रियर व्हील सिर्फ मैग्नेट्स द्वारा, जो कॉपर डिस्क में करंट इंड्यूस करते हैं, चलाया जाता है। मैंने फॉर्म 3 पर क्लियर रेजिन से मैग्नेट ब्रैकेट 3D प्रिंट किया, जो बहुत अच्छे बने। फिर मैग्नेट्स को उल्टी ध्रुवीयता कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपनी जगह पर लगाया जा सकता है, और कुछ बोल्ट्स की मदद से एल्यूमीनियम डिस्क पर जोड़ा जा सकता है। पेडल घुमाते ही साफ दिखता है कि मैग्नेट्स रियर व्हील पर असर डाल रहे हैं, जो काफी उम्मीद जगाने वाला है, जबकि ये फाइनल मैग्नेट्स का सिर्फ 10% है। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। चेन मैग्नेट से चिपक जाती है। इसे रोकने के लिए मैग्नेट्स को चेन से और दूर रखना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि क्लच को व्हील की तरफ ले जाने के लिए हब के नए पार्ट्स को फिर से डिजाइन और प्रिंट करना पड़ेगा। साथ ही मैग्नेट्स के लोड में डिस्क के मुड़ने से बचाने के लिए एक मोटी एल्यूमीनियम डिस्क भी लगानी पड़ेगी। मैग्नेट स्पोक्स से चिपकने पर मुझे केबल टाइज से स्पोक्स को आपस में कसकर क्लच से दूर करना पड़ा। यह स्ट्रक्चरल रूप से आदर्श नहीं है, पर यह एक प्रोटोटाइप है। अब मैग्नेट्स चेन, स्पोक्स या स्टील बाइक फ्रेम से चिपके बिना आसानी से घूम सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि क्लच पैडल घुमाने पर व्हील तेज करता है और पैडल रुकने पर ब्रेकिंग बल लगाता है। अब सिर्फ 180 मैग्नेट्स लगाने बाकी हैं, ताकि क्लच से टॉर्क ट्रांसफर बढ़े। रियर व्हील लॉक होने पर पैडल पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर मैग्नेट्स घूमते रहते हैं। पैडल लॉक होने पर व्हील घूमता है और क्लच से वही रेजिस्टेंस महसूस होता है। जब दोनों घूम सकते हैं, पैडल रियर व्हील घुमा देते हैं और ब्रेकिंग फोर्स व्हील को तुरंत रोक देती है। मुझे लगता है अब टेस्ट करने का वक्त है कि क्या हम मैग्नेट से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं। ठीक है, ये कुछ काम कर रहा है। लगता है मैं बहुत लो गियर में हूं। देखते हैं पैडल मारना बंद करने पर क्या होता है। ओह, मैं वाकई उस रेजिस्टेंस को महसूस कर सकता हूं। चुंबकों के जरिए मुड़ते हैं। अब चढ़ाई है, थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब भी चल पा रहा हूं। अभी ज्यादा तेज नहीं जा सकता। कोशिश करो कि पैडल जल्दी चलाओ। ठीक है, मेरा मतलब है यह काम करता है। मुझे लगता है कि मुझे चेन की टेंशन को एडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यह मैग्नेट से चिपक रही है और फिर स्प्रॉकेट से उछलने लगती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा टाइट करते हैं। सिद्धांततः जितना तेज मैं पैडल मारूं, उतना ज्यादा टॉर्क पैदा होना चाहिए, जैसा कि मेरे पिछले टेस्ट में दिखा था। लेकिन अभी मैं सिर्फ कॉपर की स्पीड से चल रहा हूं। अगर मैं पैडल मारना रोक दूं, तो रेजिस्टेंस साफ महसूस होती है। यह बहुत अजीब सा एहसास है, क्योंकि ये मैं सीधे तौर पर रियर व्हील से जुड़ा नहीं हूं। तो अगर मैं ज्यादा जोर लगाऊं, तो ऐसा लगता है जैसे व्हील स्पिन कर रहा हूं। रियर व्हील के साथ लगातार पैडल स्पीड बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, शुरू करते हैं और पैडल लॉक करते हैं। तो ये एक सामान्य ब्रेक जितना मजबूत नहीं है, लेकिन ये इसे थोड़ा धीमा कर देता है। बुरा नहीं है,
मुझे लगता है कि हमें गियर अनुपात बढ़ाने के लिए आगे एक बड़ा स्प्रॉकेट चाहिए। ऐसा लगता है ये लो गियर में है। इसका कारण मैग्नेट्स और कॉपर के बीच आरपीएम अंतर है, क्योंकि एडी करंट उत्पन्न करने के लिए मैग्नेट्स को हमेशा कॉपर से तेज घूमना चाहिए। इसलिए ज्यादा स्पीड पाने के लिए मुझे स्प्रॉकेट अनुपात को एडजस्ट करना होगा ताकि मैग्नेट्स तेज घूम सकें। मैंने ओरिजिनल 45 दांत स्प्रॉकेट हटाकर खुद 68 दांत का स्प्रॉकेट बनाया, जिससे अनुपात काफी बढ़ेगा। और इसका डायामीटर 280 मिलीमीटर है, जो इस बाइक फ्रेम के लिए साइज लिमिट है। खुशकिस्मती से जब नई चेन खरीदी जाती है तो वे ज्यादातर बाइक्स की जरूरत से थोड़ी लंबी होती हैं, इसलिए मुझे अतिरिक्त लंबाई के लिए 2 चेन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। साइकिल चलाते समय इससे मदद मिली, क्योंकि समतल रास्ते पर रफ्तार बनी रही। इस मैग्नेटिक क्लच का अनुभव कैसा होता है, इसे ठीक ठीक समझाना मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत अनोखा है। जब आप समतल और चिकने रास्ते पर साइकिल चला रहे होते हैं और जब तक मैग्नेट्स पहिए से तेज घूम रहे होते हैं, पीछे के पहिए पर टॉर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेज पैडल मारते हैं। मैग्नेट्स और कॉपर के आरपीएम अंतर से तेज रफ्तार पर ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा लगती है, इसलिए ये साइकिल को पूरी तरह रोकने में अच्छा नहीं है। अगर आप रफ्तार कम करना चाहते हैं तो इसमें पारंपरिक ब्रेक से कुछ फायदे हैं, क्योंकि इसमें बिना संपर्क के घर्षण होता है और ब्रेक पैड्स बचते हैं, और यही इस सिस्टम की अच्छी खूबियों का सारांश है। तो क्या मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे अपनी साइकिल के लिए बनाएं? बिल्कुल नहीं। देखिए, चढ़ाई पर इसे वाकई बहुत दिक्कत होती है। इसे मैं सबसे अच्छे तरीके से ऐसे बयान कर सकता हूं कि ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप रेत पर साइकिल चला रहे हों। पैडल घुमाने के हर चक्कर में बहुत ताकत लगती है और आप मुश्किल से ही आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा लगता है मैं लो गियर में हूं, क्योंकि पैडल पहिए से तेज घूम रहे हैं। मैग्नेट्स और तांबे के बीच आरपीएम में बड़ा फर्क होने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। मैं पैडल पर जोर लगा रहा हूं, पर कहीं नहीं जा रहा। कहीं जाने की बात करें तो इस अपेक्षाकृत आसान पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मैं थक गया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी सारी ऊर्जा कहां जा रही थी, खैर, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपना थर्मल कैमरा निकाला और उम्मीद है कि इससे ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, तांबे की डिस्क लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गई है, जो कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और इस डिस्क के द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 8000 जूल बर्बाद हुई ऊर्जा है। मैंने उम्मीद की थी कि यह किसी हद तक एक सतत परिवर्तनीय ट्रांसमिशन का अनुकरण करेगा, जिसमें आप अपनी पसंद की किसी भी गति से पैडल मार सकते हैं और क्लच उस जमीन के झुकाव के अनुसार टॉर्क आउटपुट को बदल देगा जिस पर आप साइकिल चला रहे हैं। ऊष्मा ऊर्जा की बर्बादी के कारण इसे चलाना कठिन है, इसलिए मुझे सीधी चेन ड्राइव की तुलना में कोई लाभ नहीं दिखता। मेरे पास एक आइडिया था जिसे आजमाना चाहता था। ये ऑन शेप की वजह से संभव हुआ, जो व्यवसायों के लिए प्रोफेशनल ग्रेड कैड और प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट टूल है। और असल में ऑन शेप का इस्तेमाल फॉर्म लैब्स द्वारा किया जाता है, जो फॉर्म लैब्स रेजिन प्रिंटर बनाते हैं। ऑन शेप को वास्तव में सॉलिडवर्क्स के उन्हीं संस्थापकों ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंजीनियरिंग टीमों को ज्यादा आधुनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टूल्स की जरूरत है, इसलिए उन्होंने शुरू से ही ऑन शेप बनाया और दूसरे कैड प्रोग्राम्स के मुकाबले ऑन शेप क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है, जिससे रियल टाइम कोलैबोरेशन संभव होता है। इसे मोबाइल और टैबलेट पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ। साथ ही इसका मतलब है कि कोई क्रैश नहीं होता, जिससे आपका काम कभी नहीं खोता। वे हर महीने लगातार नए फीचर्स जोड़ते रहते हैं, और एक बड़ा अपडेट जो जल्दी ही आने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूं, वो है प्रोफेशनल ग्रेड कैम या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का जुड़ना, क्योंकि इससे मेरे लिए अपने सीएनसी राउटर के लिए जी कोड जनरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑन शेप इंजीनियरिंग और डिजाइन टीमों को बेहतर काम करने देता है। अगर आप या आपका बिजनेस इसे फ्री में आजमाना चाहते हैं तो onshape.pro/Tom Stanton या नीचे दिए लिंक पर जाएं।